गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पुष्प की संरचना के बारे में जाना था। ये पाठ है नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो क्यों ना हम पाठ को शुरू करने से पहले अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद नर युग्मोद्भिद ये हमें बार बार कंफ्यूज करेगा कि नर युग्मोद्भिद होता क्या है। हम लगातार चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, लेकिन बाद में इसका प्रयोग होगा कि हाँ भाई ये नर युग्मोद्भिद होता है, लेकिन पता कब चला, जब पाठ खत्म होने वाला था। लेकिन इस कंफ्यूज भरे शब्द को हम यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं पहले। तो नर युग्मोद्भिद क्या होता है? अंकुरित नलिका युक्त पराग कणों को ही नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। ये हमारा छोटा सा डाउट था कि भाई नर युग्मोद्भिद क्या होता है। अब हमें मालूम हो गया कि अंकुरित नलिका युक्त जो हमारे पराग कण होते हैं, जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो वो अंकुरित पराग कण ही नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं। ये हमारा छोटा सा डाउट था। इस डाउट को हमने यहीं पे क्लियर कर लिया, तो अब हमारा जो पाठ है बहुत आसान हो गया। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अंकुरित नलिका युक्त पराग कणों को ही नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं पाठ पे, अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। इस चैप्टर का पहला टॉपिक नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर युग्मोद्भिद की संरचना के बारे में। नर युग्मोद्भिद की संरचना पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पुंकेसर। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पुंकेसर को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के बारे में जानते हैं। भाई पुंकेसर क्या होते हैं? तो क्या होते हैं पुंकेसर? आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादपों में नर जनन अंग पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण होते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है पुंकेसर। इसे क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। होते क्या हैं? पुष्पों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को ही हम क्या कहते हैं? पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं।
पुंकेसर की संरचना में निम्न 3 भाग दिखाई देते हैं। कह सकते हैं कि पुंकेसर का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तंतु, नंबर 2 परागकोश और नंबर 3 योजी। 3 भाग होते हैं, तंतु, परागकोश और योजी। ये तीनों भाग ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। इसकी संरचना एवं इसके विकास को पढ़ने से पहले हमें इस संरचना के विकास में काम आने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं वो है पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक, नंबर 1 तंतु। तो इस तंतु, परागकोश और योजी ऊतक की संरचना पढ़ने से पहले हम इसे एक डायग्राम बना के देखते हैं कि डायग्राम में ये संरचना कैसी दिखती है। तो हमने एक पुंकेसर, पूर्ण रूप से विकसित पुंकेसर की संरचना ली, जिसमें हमें तीनों भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। एक तो पतली लंबी संरचना से दिखाई दी, जो क्या कहलाई? तंतु कहलाई। अब इस पतली लंबी धागेनुमा संरचना के ऊपर एक घुंडीनुमा चपटी संरचना और दिखाई दी, ये क्या कहलाई? परागकोश कहलाई। अब परागकोश की जब हम संरचना को देखते हैं तो ये 2 भागों में हमें बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये बीच में किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है। तो जुड़े हुए भाग को हमने क्या कह दिया? योजी कह दिया। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है तंतु। तो तंतु की डेफिनेशन क्या होगी? ये एक लंबी धागेनुमा पतली बंध्य संरचना होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पतली धागेनुमा संरचना। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है परागकोश। परागकोश क्या होता है? यह है तंतु के शीर्ष, जो तंतु वाला भाग है, इसके शीर्ष पर पाई जाने वाली घुंडीनुमा एवं जनन क्षम संरचना होती है। अर्थात इसी भाग में परागकणों का नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तीसरी विधि आती है, तीसरा जो पॉइंट है योजी। ये क्या होता है? यह संयोजी ऊतक होता है, जो प्राय परागकोश की दोनों पालियां या परागकोश के जोड़ों को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है। तो जो ये संरचना थी, ये संरचना हमने पढ़ी पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना में 3 भाग हमने पढ़े, तंतु, परागकोश और योजी। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है परागकोश की संरचना, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई परागकोश की संरचना, इसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, इसकी क्या रूपरेखा होती है, उसको जानते हैं। तो हमने जब पुंकेसर की संरचना पढ़ी, पतली लंबी डंडी समान संरचना को तंतु नाम दे दिया, उसके ऊपर घुंडीनुमा संरचना को परागकोश नाम दे दिया, और इस संरचना को आपस में जोड़ने वाले इस भाग को हमने योजी ऊतक नाम दे दिया। तो अब हम बात करते हैं भाई परागकोश की संरचना क्या होती है, इस चीज़ की संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, जो हमारी इस भाग को, चलो मैं मिटा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। ये हमारा परागकोश स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है कि भाई घुंडीनुमा संरचना है, लेकिन ये संरचना 2 भागों में बटी हुई है। एक हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। 2 भाग या 2 प्रकोष्ठ हो गए, 2 कॉलम हो गए। ठीक है, ये दोनों कॉलम आपस में किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, जो हमने पहले आपको बताया। किससे जुड़े हुए हैं? ये योजी। योजी क्या था? एक संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक से जुड़े हुए हैं। तो परागकोश की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं परागकोश की संरचना को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम केवल परागकोश की संरचना के बारे में जानते हैं। परागकोश की संरचना के बारे में, इस प्रकार की परागकोश की संरचना होती है। अब मैं इस परागकोश को खोल के बताता हूँ।
जैसे खोलता हूँ तो ये हमें दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, नीचे वाले भाग से आपस में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की संरचनाएं। चलो परागकोश को मैं खोलता हूँ। मैंने परागकोश को खोला तो कितने कॉलम बन गए? 2 कॉलम बन गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो कह सकते हैं कि परागकोश द्विपालित संरचना होती है। 2 कॉलम हो गए, द्विपालित संरचना हो गई। दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। परागकोश की संरचना दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। तो चलो मैं इसको खोल के बताता हूँ, खोलने पर इसकी संरचना किस रूप में दिखाई देगी। जैसे मैं इस परागकोश को खोलता हूँ तो मुझे इस प्रकार की परागकोश की संरचना दिखाई देगी। इस संरचना को मैंने खोला तो ये संरचना मुझे इस प्रकार से दिखाई दी। तो मैंने क्या नाम लिख दिया भाई? 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, पहला प्रकोष्ठ, दूसरा प्रकोष्ठ। तो कह सकते हैं प्रथम पाली और द्वितीय पाली। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? परागकोश द्विपालित संरचना होती है। क्लियर है भाई? परागकोश को मैंने खोला तो मुझे 2 कॉलम या 2 पालियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो अब इसकी पहली पर क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट, परागकोश द्विपालित संरचना होती है। दोनों संरचना हमें दिखाई दे रही है, दोनों पालियां हमें दिखाई दे रही है। अब ये दोनों पालियां आपस में जुड़ी हुई है, ये भाग हमें जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस भाग को मैं नाम लिख देता हूँ, किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला भाग किससे जुड़ा हुआ है? ये योजी होता है, जो क्या होता है? संयोजी ऊतक। तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, परागकोश द्विपालित संरचना होती है, दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। अब चलते हैं परागकोश के अंदर और जाते हैं। हम परागकोश के अंदर जाते हैं तो ये दोनों पालियां अंदर से भी 2-2 पालियों में बटी होती है, या 2-2 छोटे छोटे प्रकोष्ठों में बटी होती है। एक तो ये प्रकोष्ठ हो गया, एक ये प्रकोष्ठ हो गया, एक ये प्रकोष्ठ हो गया और एक ये प्रकोष्ठ हो गया। तो कह सकते हैं कि परागकोश की दोनों पालियां अंदर से 2-2 प्रकोष्ठों में बटी होती हैं। इन प्रकोष्ठों को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। बीजाणुधानी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है। तो अब इस डायग्राम में से हम समझते हैं। पहले परागकोश की दोनों पालियां अंदर से 2-2 प्रकोष्ठों में बटी होती हैं। इन प्रकोष्ठों को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्लियर है? तो अब इनकी संख्या गिनते हैं, कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो हम कह सकते कितनी संख्या हो गई? 1 लघु बीजाणुधानी, 2 3 4, 4 लघु बीजाणुधानी किसमें दिखाई दे रही है? हमें परागकोश के अंदर दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण विकसित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसके विपरीत बहुत सारे पादप होते हैं, मालवेसी कुल के बहुत सारे पादप होते हैं जिनमें परागकोश एक पालित होता है, अर्थात एक ही रूप में पाया जाता है। तो उन परागकोश को हम क्या कहते हैं? एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 परागकोश ने 2 पालियां हैं, इस परागकोश को क्या कहेंगे? द्विकोष्ठी परागकोश कहेंगे या द्विपालित परागकोश कहेंगे। बहुत सारे मालवेसी कुल के पादप ऐसे हैं जिनमें परागकोश 2 भागों में ना बटने के बजाय एक भाग में बटा होता है, इस कारण उन्हें एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। क्लियर है? तो आप हम इस चीज़ को समझ सकते हैं
कि परागकोश की संरचना द्विपालित होती है। दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। दोनों पालियों के मध्य दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। इन प्रकोष्ठों को हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में ही पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो मैं इसका डायग्राम आपको अच्छे से बन के बता देता हूँ कि किस रूप में वो दिखाई देगा। तो बात करते हैं परागकोश की संरचना के बारे में। तो परागकोश की संरचना को मैंने खोल के आपको बताया, तो उसकी कुछ विशेषता, छोटी छोटी विशेषता। टॉपिक है अपना परागकोश की संरचना। तो पहली क्या है? परागकोश द्विपालित संरचना होती है। हमने परागकोश को खोला तो हमें दो भाग दिखाई दिए। द्विपालित संरचना होती है, दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई है। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभक्त होती है। एक ये कोष्ठ, एक ये कोष्ठ, एक ये कोष्ठ, एक ये कोष्ठ, दो कोष्ठ हो गए। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ हो गए। दो कोष्ठ में विभाजित रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं या परागधानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ दो दो कोष्ठों में बटा होता है। इस कारण प्रत्येक परागकोश में कितने कोष्ठ हो गए? 4 हो गए। इन चारों कोष्ठों को क्या कह दिया? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभेदित रहती है, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। इसके विपरीत कुछ पादप कुल जैसे मालवेसी कुल के पादपों में केवल एक ही पाली पाई जाती है। इस कारण इन पादपों के परागकोश को एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। एक कोष्ठी परागकोश है तो इसमें कितनी लघु बीजाणु धानी पाएगी? भाई एक कोष्ठी है तो इसमें लघु बीजाणु की संख्या 2 होगी। केवल इसमें 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। मालवेसी पादप कौन कौन से होते हैं? सरसों, भिंडी, ये सभी मालवेसी पादपों की कुल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और परागकोश की संरचना को अच्छे से समझ लें। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लघु बीजाणु धानी की संरचना। क्या होती है लघु बीजाणु धानी? कहाँ पाई जाती है लघु बीजाणु धानी? ये तो हम परागकोश की संरचना में समझ चुके हैं कि परागकोश द्विपाली संरचना होती है। दोनों पालियां अंदर से पुनः 2 भागों में बटी होती है, 2-2 प्रकोष्ठों में बटी होती है। इन प्रकोष्ठों को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। एक परागकोश में लघु बीजाणु धानी की संख्या 4 होती है। ये तो हमने परागकोश की संरचना में समझ लिया। अब समझते हैं कि लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या होती है, लघु बीजाणु धानी किस रूप में दिखाई देती है। तो मैं इस संरचना को उठा के बाहर लाता हूँ। मैंने मान लो भाई इस संरचना को उठा के बाहर लाया तो मुझे ऐसी संरचना दिखाई दी है। इस प्रकार की ये संरचना होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस संरचना को मैं अनुप्रस्थ काटता हूँ, तिरछा काटता हूँ। मैंने इस संरचना को ऐसे तिरछा काट दिया, तिरछा काटा। तिरछा काटने पर मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे 4 परतें दिखाई दी। 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने इस संरचना को उठाया, उठाने के बाद इसको तिरछा काट दिया। तिरछा काटा तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे 4 परतें दिखाई दी। 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। इन परतों का नाम मैं क्या रखता हूँ? इन परतों का नाम रख दिया मैंने बाह्य त्वचा। सबसे बाहर की ओर है बाह्य त्वचा रख दिया। दूसरे का नाम रखा अंतःस्थीशियम। बाह्य त्वचा के नीचे है तो अंतःस्थीशियम रख दिया। उसके बाद क्या रखा? मध्य परत। अंतःस्थीशियम के नीचे एक परत है, उसका नाम मैंने क्या रख दिया? मध्य परत। अब मध्य परत के नीचे एक परत और है, उसका नाम क्या रख दिया मैंने? टेपिटम। 4 परतें तो हमें अनुप्रस्थ काटने पर दिख जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है चौथी परत के अंदर की ओर चलते हैं तो कुछ भाग हमें दिखाई देते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ बीजाणु जन, जिनसे बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, ये 4 परतें हो गई, ये बीजाणु जन ऊतक हो गया।
पढ़ रहे हैं हम लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो क्या पढ़ते हैं इसमें, एक पूर्ण विकसित परिपक्व लघु बीजाणु को अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दो भाग कौन कौन से दिखाई देते हैं? नंबर 1 पराग धानी भित्ति, पहला भाग तो ये दिखाई देता है परागधानी भित्ति, और दूसरा भाग दिखाई कौन सा देता है? बीजाणु जन उत्तक। क्लियर है? पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काटने पर हमें दो भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग होता है परागधानी भित्ति, दूसरा भाग होता है बीजाणु जन उत्तक। क्लियर है? तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस लघु बीजाणु धानी को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसको अनुप्रस्थ काटा तो मुझे दो भाग दिखाई दिए। एक तो भित्ति परत के रूप में दिखाई दिया और उसके अंदर गया तो मुझे बीजाणु जन उत्तक दिखाई दिया। तो अब इन भित्ति परतों की विशेषता क्या होती है, बीजाणु जन उत्तक की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना में अनुप्रस्थ, लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट में दो भाग दिखाई देते हैं। लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट में दो भाग दिखाई देते हैं। नंबर 1 परागधानी भित्ति, पहला हो गया परागधानी भित्ति और दूसरा भाग हो गया बीजाणु जन उत्तक। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार सवाल आ चुका है परागधानी भित्ति की संरचनाओं को सचित्र समझाइए। तो मैंने लघु बीजाणु को लिया, अनुप्रस्थ काटा तो हमें 4 परतें दिखाई दी थी। कौन कौन सी परतें दिखाई दी थी? नंबर 1 नाम क्या है? बाह्य त्वचा। नंबर 2 अंतःथीसियम। नंबर 3 मध्य परत और नंबर 4 टेपिटम। छोटा सा डायग्राम फिर बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 हो गया। अनुप्रस्थ काटा, तिरछा मैंने काटा, तिरछा काटा तो मुझे 4 परतें दिखाई दी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 परतें दिखाई दी। अब इन परतों की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहली परत कौन सी होगी? बाह्य त्वचा। परागधानी की सबसे बाहरी परत होती है जो सुरक्षा करने का कार्य करती है। उसके बाद आती है दूसरी परत। कहाँ पे है दूसरी परत? प्रथम परत के नीचे है। तो बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाने वाली परत अंतःथीसियम प्रकार की होती है। पराग इसकी जो अंतःथीसियम है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है? जब परागकण अंकुरित होते हैं तो परागकणों के अंकुरण में ये परत बहुत सहायता करती है, उसके स्फुटन में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। आर्द्रता ग्राही प्रकार की ये होती है। तीसरी क्या है? मध्य परत। मध्य परत का है अंतःथीसियम के नीचे तीसरी परत मध्य परत है। उसके बाद क्या है? टेपिटम। तीसरी परत के नीचे जो चौथी परत है वो क्या है? टेपिटम परत है। सबसे मोस्ट जो परत है वो है टेपिटम। बोर्ड परीक्षाओं में सवाल आता है टेपिटम क्या होती है, इसके मुख्य कार्य बताइए। तो हम इस छोटे से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि टेपिटम परागधानी भित्ति की चौथी विशिष्ट और महत्वपूर्ण परत होती है। क्या कार्य करती है? ये परिवर्धित भ्रूण या विकसित होते हुए भ्रूणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो टेपिटम का जो मुख्य कार्य होता है वो है परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करने का होता है। क्लियर है? तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब पढ़ते हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में। जब लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काटते हैं तो दो भाग में दिखाई देते हैं, लघु बीजाणु धानी भित्ति और बीजाणु जन उत्तक। क्लियर है? अब इसके बारे में बात करते हैं। लघु बीजाणु धानी भित्ति, पहला पॉइंट, परिपक्व परागकोश की भित्ति 4 परतों में विभेदित रहती है। जैसे हमने लघु बीजाणु धानी इसको हमने काटा तो हमें 4 परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कौन कौन सी परतें होती है? पहली होती है बाह्य त्वचा,
दूसरी होती है अंत्यथीसियम, तीसरी होती है मध्य परत और चौथी होती है टेपिटम। तो इन परतों की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं जिन्हें आप नोट कर लेना। पहली है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का मतलब होता है बाहरी परत। यह सबसे बाहरी परत होती है जो मुख्य रूप से सुरक्षा करने का कार्य करती है। क्लियर? बाह्य त्वचा यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अंत्यथीसियम। यह परत बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है जो प्राय एक स्तरीय रूप में उपस्थित होती है। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पर सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि परागधानी भित्ति की कौन सी परत में सेल्यूलोज का आवरण या स्तरण पाया जाता है। तो अपना आंसर होगा कि अंत्यथीसियम की कोशिकाओं की भित्ति पर सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। इसकी तीसरी विशेषता है इसकी कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं। आर्द्रता ग्राही प्रकृति होने के कारण ये पराग कणों के स्फुटन में सहायता करती है, जिसके कारण परागकण परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी के बारे में, तीसरी परत के बारे में। तीसरी विधि है, तीसरी परत है मध्य परत। तो क्या होती है? यह अंत्यथीसियम दूसरी परत के नीचे पाई जाती है। इस परत की कोशिकाएं नष्ट होकर बीजाणु जन उत्तकों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद आती है चौथी परत जो बहुत मोस्ट परत है। इस परत में क्या होता है? यह लघु बीजाणुधानी या परागधानी की चौथी और विशिष्ट परत होती है जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टेपिटम के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है कि ये कोशिकाएं लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं टेपिटम के प्रकार। टेपिटम दो प्रकार के होते हैं। टेपिटम कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है अमीबाब टेपिटम और दूसरा है ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। क्लियर है? टेपिटम बहुत मोस्ट है, इसके कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात करें टेपिटम के कार्य, बहुत मोस्ट है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि टेपिटम परत क्या होती है, इसके मुख्य कार्य बताइए। टेपिटम परत क्या होती है? जो हमने आपको बताया लघु बीजाणुधानी की चौथी और विशिष्ट परत टेपिटम कहलाती है, जो परिवर्धित भ्रूण कोशिकाओं को या भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य निम्न होते हैं। पहला है बीजाणु जन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। दूसरा है यूबिस कणों का निर्माण करना या यूबिस कणों को स्रावित करना। यूबिस कण क्या होते हैं और क्या काम आते हैं? यूबिस कणों के द्वारा ही पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण होता है। यूबिस कणों द्वारा स्पोरोपोलिनिन का निर्माण किया जाता है जो पराग कणों को बाह्य आवरण या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा कार्य क्या है? यह विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है, जैसे IAA हार्मोन। चौथा कार्य ये पराग कणों पर पोलन कीट आवरण का निर्माण करती है। पोलन कीट आवरण क्या होता है कि भाई परागकण, जो हमारे परागकण होते हैं उस पर एक पतली तेलीय परत पाई जाती है जो परागकणों को कीटों से चिपकाने का कार्य करती है। इस कारण इस परत को पोलन कीट कहते हैं। आप टेपिटम के कार्यों को नोट कर लीजिए। बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, यूबिस कणों को स्रावित करना, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करना जैसे IIA, और चौथा कार्य पराग कणों पर पोलन कीट का निर्माण करना। परीक्षाओं में पूछा जाता है पोलन कीट क्या है? परिभाषा आप बता सकते हो? पराग कणों पर पाई जाने वाली तेलीय परत जिसके कारण परागकण कीटों से चिपक जाते हैं, तो उस परत को क्या कहते हैं? पोलन कीट आवरण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना का दूसरा पॉइंट, लघु बीजाणु जनन उत्तक या कोशिकाएं। तो क्या होती हैं ये? जब हमारी परागधानी की चारों भित्तियां कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके नीचे कुछ कोशिकाओं का समूह या आवरण पाया जाता है। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुजन कोशिकाएं या उत्तक कहते हैं। इन कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है? ये कोशिकाएं पराग भित्ति द्वारा घिरी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं।
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 4 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। तो लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लघु बीजाणु धानी की संरचना। इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा। हमारे साथ लगातार बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे पराग कणों की संरचना और उनका अंकुरण, और जो हमने शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि नर युग्मोद्भिद क्या है वो हमें पता चलेगा जब पराग कणों का अंकुरण होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।